Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh डियर स्टूडेंट्स। आई एम सजाद हुसैन। आज हम क्लास 9th की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 फिर से कंटिन्यू करेंगे। ये वीडियो नंबर 3 है। यहाँ पे आज हम देखेंगे कि द राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री, और एक पैराग्राफ आपके चैप्टर में है कि ये जो चैप्टर था फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म, उसमें हमने इससे पहले बताया कि फॉरेस्ट के इम्पोर्टेंस क्या हैं, लेकिन जब ब्रिटिशर्स आया उसकी वजह से फॉरेस्ट पर असर क्या क्या पड़ा। आज देखेंगे कि कमर्शियल फॉरेस्ट्री का जो सिलसिला है वो कहाँ से शुरू हुआ। कमर्शियल फॉरेस्ट्री का जो मतलब होता है वो ये होता है कि फॉरेस्ट में जो इम्पोर्टेंट जो प्लांट्स या इम्पोर्टेंट जो ट्रीज़ उगते हैं उनको प्रमोट करने की कोशिश करते हैं और उससे पैसे कमाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो काम है वो ब्रिटिश करते हैं। और ब्रिटिश क्या करता है, जो अच्छे अच्छे प्लांट्स होते हैं, जो अच्छे और जो कीमती, जिनसे हम मेडिसिन हासिल कर सकते हैं, जिनसे हम टिम्बर हासिल कर सकते हैं, जो रेलवे ट्रैक्स के लिए बाकी चीज़ों के लिए ज़रूरत पड़ते हैं, वो सारे चीज़ें जो है बचा कर रखने की कोशिश करता है ब्रिटिश। और वो ख़ुद अलग से बेच बाच कर ख़ुद के लिए पैसे जमा करने की कोशिश करता है। और इंडियंस के लिए ये सारी चीज़ें वो दूर रखता है। मतलब इंडियंस को ये कीमती दरख्तें या कीमती ट्रीज़ काटने के लिए नहीं देता है, वो ख़ुद काटते हैं ताकि वो कीमती चीज़ों से जो दवाई आए या जंगलों से जो पेपर्स आते हैं या जो टिम्बर्स आते हैं वो ब्रिटिश को ही रहें, और ब्रिटिश उनसे काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाते थे। तो हम इसको कहते हैं द राइज ऑफ कमर्शियल forestry. In the previous section, we have seen that the British needed forest in order to build ships and railways. The British were worried that the use of forest by local people and reckless felling of trees by traders would destroy forest. So they decided to invite a German expert, Dietrich Brandis, for advice and made him the first Inspector General of Forest in India. इससे पहले वाले प्रीवियस सेक्शन में हमने ये पढ़ा कि ब्रिटिश ने फॉरेस्ट से काफ़ी ज़्यादा लकड़ियाँ लिया था। ठीक है, ब्रिटिश को जो है हिंदुस्तान की जंगलों से काफ़ी ज़्यादा लगाव था, क्योंकि हिंदुस्तान की जंगलों में वो सारे लकड़ियाँ या वुड्स मिलते थे जिनसे वो मतलब ब्रिटिशर्स क्या बनाते थे, शिप्स बनाते थे, समंदरी जहाज़ बनाते थे, जंगलों से उन मजबूत लकड़ियों को काट कर ले जाते थे, और रेलवेज़ के स्लीपर्स भी बनाते थे। ये आपने पहले पढ़ा। ठीक है, लेकिन किसने ये सारी चीज़ें ले गया था? ब्रिटिश ने। लेकिन ब्रिटिश एक चीज़ से परेशान था कि जो यहाँ के जो लोग हैं, लोकल पीपल्स, वो कहीं फॉरेस्ट के सारे इम्पोर्टेंट और कीमती दरख्तों को पूरी तरह से काट ना दें, क्योंकि जब वो इम्पोर्टेंट दरख्तों को पूरी तरह से काटते हैं तो ब्रिटिश के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। अगर सारे इम्पोर्टेंट दरख्त जल्दी से काट देंगे, मतलब सारे इंडियन लोकल पीपल्स काट देंगे, तो इंडियंस के लिए कुछ बचेगा ही, ब्रिटिश के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। तो इसलिए ब्रिटिश ने क्या किया, इंडियंस को रोकने के लिए कि जो दरख्तें ब्रिटिशर्स को चाहिए कमर्शियल पर्पस के लिए, ब्रिटिश चाहते थे कि वो ब्रिटिशर्स को ही मिले, मतलब इंडियन जो लोकल पीपल्स है वो उन दरख्तों से दूर रहें ताकि सारा फ़ायदा किसको आ जाए, ब्रिटिश को आए। इसीलिए ब्रिटिशर्स ने दरख्तों को अपने लिए बचा के रखने के लिए और सारे इम्पोर्टेंट दरख्त ख़ुद के लिए बचा के रखने के लिए क्या किया, जर्मन से एक एक्सपर्ट को इन्वाइट किया, जो जर्मन्स था, जिसका नाम था डाइट्रिच ब्रैंडिस। डाइट्रिच ब्रैंडिस एक फॉरेस्ट का एक्सपर्ट था। अंग्रेज़ों ने क्या किया, उसको बुलाकर उसको हिंदुस्तान में लाया ताकि वो जंगलों के बारे में ब्रिटिशर्स को और इंडियंस को एडवाइस दे सके, और उसको फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट बनाया। जो डाइट्रिच ब्रैंडिस हैं उसको फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया बनाया किसने, ब्रिटिशर्स ने। ठीक है, तो इस सेक्शन में हमने बताया कि
ब्रिटिश जो है वो फॉरेस्ट के लकड़ियों के बारे में काफ़ी ज़्यादा वो क्यूरोस थे, मतलब काफ़ी ज़्यादा वो इंटरेस्टेड थे, क्योंकि फॉरेस्ट के लकड़ियों से वो समंदरी जहाज़ बनाते थे, रेलवे स्लीपर्स बनाते थे। लेकिन ब्रिटिश एक चीज़ से ये परेशान था कि कहीं इंडियन सारे दरख्तों को काट कर जो लोकल पीपल्स हैं वो लेके न जाएं, इसलिए इंडियंस को रोकने के लिए इन्होंने क्या किया, जर्मन से एक फॉरेस्ट एक्सपर्ट को लाया जिसका नाम डैट्रिच ब्रैंडिस था, ताकि डैट्रिच ब्रैंडिस आकर ब्रिटिश को एडवाइस करे कि कब कहाँ पे क्या करना है और कौन से फॉरेस्ट की पॉलिसीज़ बनाने हैं। और जो डैट्रिच ब्रैंडिस था वो फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट था हिंदुस्तान में। Brandis realized that a proper system had to be introduced to manage the forest and people had to be trained in the science of conservation. This system would need legal sanction, rules about the use of forest resource had to be framed, felling of trees and grazing had to be restricted so that forest could be preserved for timber production. अब ये जो जर्मन से जो ब्रिटिश ने लाया था फॉरेस्ट एक्सपर्ट जिसका नाम डैट्रिच ब्रैंडिस था, डैट्रिच ब्रैंडिस ने ये रियलाइज़ किया कि एक इम्पोर्टेंट या एक अहम पॉलिसीज़ को इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। ठीक है, अच्छे अच्छे पॉलिसीज़ को इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है जिसकी वजह से फॉरेस्ट क्या हो जाए, जंगलों में जो मतलब दरख्तें हैं, कब किस दरख्त को काटना है, किसको नहीं काटना है, लोकल पीपल्स को जाने देना है कि नहीं जाने देना है, इन सारी चीज़ों के ऊपर ब्रैंडिस ने कहा कि एक प्रॉपर मैनेजमेंट या एक प्रॉपर कानून बनाने की ज़रूरत है, तब जाके आपको ये कीमती दरख्तें और जंगलें बच सकता है। तो ब्रैंडिस का पहला यही कदम था कि फॉरेस्ट के रूल्स को मैनेज किया जाए, और ब्रैंडिस ने लोगों को और ब्रिटिशर्स को सिखाया कि किस तरीके से हम फॉरेस्ट को बचाएंगे। ब्रैंडिस ने कहा कि जो ब्रैंडिस मतलब जो फॉरेस्ट एक्सपर्ट था जो अंग्रेज़ों ने लाया था जर्मनी से, ब्रैंडिस ने कहा था कि लीगल सैंक्शन देने की ज़रूरत है, कानूनी रूल्स बनाने की ज़रूरत है, ताकि उस हिसाब से जंगलों का रिसोर्स बच जाए। उस रूल में ब्रैंडिस ने यह भी कहा कि कोई भी लोकल पीपल जाकर जंगल नहीं काटेंगे और जंगल में जाकर वो ग्रास नहीं लाएंगे, जंगलों में अपने भेड़ बकरियों को चराने के लिए नहीं ले जाएंगे, जंगल जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होगा, मतलब पाबंद होगा। आज से पहले जो भी जाता था, लेकिन आज के बाद कोई भी लोकल पीपल जंगलों में जाएंगे नहीं। तो ब्रैंडिस ने कहा कि इसी तरीके से तब जाकर टिम्बर प्रोडक्शन हो सकता है। टिम्बर प्रोडक्शन मतलब जो कीमती लकड़ियां हैं वो बच सकता है। इसके बाद कहते हैं कि एनीबॉडी हु कट ट्रीज विदाउट द फॉलोइंग द सिस्टम हैड टू बी punished. So Brandis set up Indian Forest Service in 1864 and helped it formulate the Indian Forest Act of 1865. The Imperial Forest Research Institute was set up at Dehradun in 1906. The system they talk here was called scientific forestry. Many people now, including ecologists, feel that this system is not scientific at all. और इसके बाद डैट्रिच ब्रैंडिस ने कहा कि ये सारे पॉलिसीज़ बनाएंगे, ये सारे रूल्स बनाएंगे, और जो कोई भी लोकल पीपल या कोई भी विलेजर्स या जंगली जो ट्राइबल पीपल्स होते हैं, फॉरेस्ट पीपल्स, अगर कोई भी फॉरेस्ट पीपल ब्रैंडिस के इस रूल पर नहीं चलेंगे या ब्रिटिशर के इस जंगल के फॉरेस्ट लॉस पर नहीं चलेंगे और अपनी मनमर्जी से जंगलों में दरख्तें काटेंगे आज से पहले की तरह, तो उस इंसान को सज़ा दिया जाएगा। तो इस तरीके से अंग्रेज़ों ने स्ट्रिक्ट लॉस बनाया, जिसकी वजह से क्या हुआ, फॉरेस्ट पीपल्स पर काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अब ब्रैंडिस ने इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज जो है वो सेटअप किया 1864 में, और हेल्प इट फॉर्मुलेट द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। 1864 में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एक एस्टेब्लिश किया ब्रिटिश ने हिंदुस्तान में, जिसके बाद उसकी मदद से इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो 1864 में बनाया था, उसी की मदद से
इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1865, ये एक्ट का मतलब कानून, रूल, लॉ, तो उसी 1864 के इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के अंडर ही क्या बनाया, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट बनाया, मतलब उस सर्विसेज के अंडर वो कानून बनाया। इसमें क्या था, और एक चीज़, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, एक इंस्टीट्यूट भी तैयार किया देहरादून में इसके बाद 1906 में, ठीक है। तो जितना जितना एक्ट और इंस्टीट्यूट बनते गया फॉरेस्ट के लिए, किसने बनाया ये सब कुछ, ब्रिटिशर्स ने बनाया, इसी एक्सपर्ट्स के अंदर जो जर्मनी से लाए थे, बाहर से लाए थे। तो जितना जितना एक्ट्स और इंस्टीट्यूट्स एस्टेब्लिश होते गए उतना ज़्यादा लोगों के लिए चीज़ें मुश्किल होते गए। The system they talk here was called scientific forestry. Many people now, including ecologists, feel that this system is not scientific at all. तो अंग्रेज़ इसी सिस्टम को, मतलब सिस्टम मतलब जंगलों के ऊपर कानून बनाना, वहाँ पे लोकल पीपल को रोक देना, वहाँ पे सिर्फ कीमती जंगल दरख्तों को अंग्रेज़ काटेंगे, कॉमन पीपल्स वहाँ पे जा नहीं सकते हैं, वहाँ पे बिल्कुल भी इंटर नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ों को अंग्रेज़ ख़ुद क्या कहते थे, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, मतलब इसी साइंटिफिक सिस्टम के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, जंगलों को बचा सकता है। तो अंग्रेज़ को अपनी जगह पर बहुत बड़ा फ़ख्र था कि हम जंगलों को बचा रहा है। उनको ये नहीं लग रहा था कि हमने फॉरेस्ट पीपल से उनका राइट्स और उनका हक़ छीना है। तो अंग्रेज़ बड़ी फ़ख्र के साथ ये सोचता था कि हमने जंगलों के ऊपर रूल्स बनाया है, लॉज बनाया है, साइंटिफिकली हमने जंगलों को कंजर्व किया है, बचाया है, ताकि जंगल जो है महफूज रहें। और इसी बातों के पीछे असल राज ये था कि वो सारे इम्पोर्टेंट ट्रीज़ ख़ुद काट कर बेचना चाहता था। तो एट द एंड ऑफ द डे जो सफ़र करने वाले लोग थे वो फिर से ब्रिटिश जो फॉरेस्ट पीपल्स थे उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। लेकिन बहुत सारे इकोलॉजिस्ट का ये कहना था कि जो अंग्रेज़ों ने सिस्टम बनाया था, जिसको इन्होंने साइंटिफिक फॉरेस्ट्री का नाम देकर कानून बनाया और जंगलों की बचाव और जंगलों की कंजर्वेशन की जो बात किया है, वो असल में साइंटिफिक तरीक़ा नहीं है। तो बहुत सारे इकोलॉजिस्ट ने ये क्रिटिक्स किया ब्रिटिश के ऊपर, ठीक है। तो इकोलॉजिस्ट मतलब जो इन्वायरमेंट और माहौल के ऊपर सोचता है। In scientific forestry, natural forest which had lots of different types of trees were cut down. In their place, one type of trees were planted in straight rows. This is called a plantation. Forest officials surveyed the forest, estimated the area under different types of trees, and made working plans for forest management. They planned how much of the plantation area to cut every year. The area cut was then to be replanted so that it was ready to cut again in some years. अब ये जो ब्रिटिश ने साइंटिफिक फॉरेस्ट्री बनाया था, जो ब्रिटिश ने साइंटिफिक फॉरेस्ट्री मतलब एक तरीक़े से जंगलों को काटेंगे, फिर उस पर फिर से प्लांटिंग करेंगे, ठीक है। तो एक साइंटिफिक जो फॉरेस्ट्री बनाया था, उसमें क्या था, जो नेचुरल फॉरेस्ट हैं उसमें बहुत सारे जो मतलब जंगल हैं उसमें बहुत सारे ट्रीज़ हैं, पहले उन सब को काटेंगे, ठीक है। इसके बाद हर ट्रीज़ के जगह पर एक एक ट्रीज़ प्लांट करेंगे फिर से लाइन में, स्ट्रेट ड्रॉस में। फॉर एग्ज़ाम्पल इस साल हमने 10 दरख्तों को काटा, तो 10 नए छोटे छोटे दरख्त उगाएंगे, प्लांट करेंगे एक सीधे लाइन में उसी जंगल में, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ए प्लांटेशन, इसको प्लांटेशन कहते हैं। ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने ये सर्वे किया है कि जंगलों में फिर से दरख्तों को देने के लिए एक क्या करने चाहिए, जो प्रॉपर प्लान होता है उसके तहत जंगल काटने चाहिए और उसी के तहत नए प्लांट्स को उगाने चाहिए, ताकि जब ये जंगल काटे जाते हैं तो दूसरा तैयार हो जाए। ब्रिटिश ने यह भी प्लान किया कि एक साल में कितने एरिया काटने हैं, कितने नहीं काटने हैं और कितनों पर नया प्लांट्स लगाने हैं, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स का मकसद ही यही था कि जितना जितना हम जंगल काटते जाएंगे उतना हम न्यू प्लांट पुट करते जाएंगे, जिसकी वजह से जब ये प्लांट काटेंगे तो जब दूसरा दरख्त जो है वो तैयार हो जाएगा। तो इसी तरीके से इनका सिलसिला जारी रहेगा। तो इसका नाम इन्होंने क्या डाल दिया, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री डाल दिया अंग्रेज़ों ने, ठीक है।
तो सारा फ़ायदा और प्रॉफिट इन्हीं को ही जाता था, लोकल पीपल्स को कुछ भी मिलता नहीं था। After Forest Act was enacted in 1865, it was amended twice, once in 1878 and then in 1927. The 1878 Act divided forest into three categories: reserved, protected, and village forest. The best forest was called reserved forest. Villagers could not take anything from this forest, even for their own uses. For use, building, and or fuel, they could take wood from protected or village forest. जब से फॉरेस्ट लॉस बना, जब मैंने कहा कि 1865 में फॉरेस्ट एक्ट बनाए थे, जो इंडियन फॉरेस्ट्री जो एक्ट था 1865 में बनाए गए थे, तो ये जो एक्ट था जिसको 1865 में बनाया था अंग्रेज़ों ने फॉरेस्ट एक्ट, इसको बाद में अमेंड किया टिवाइस मतलब दो बार, टू टाइम्स मतलब दो बार इसको अमेंड किया। अमेंड करना मतलब चेंज करना। इस कानून में चेंजिंग लाया, तब्दीली लाया। जो जंगल के कानून 1865 में बनाए थे, इस कानून के अंदर बाद में क्या किया, तब्दीली लाया। तो फॉरेस्ट एक्ट जो कि 1865 में बनाए गए, इस कानून में तब्दीली लाया दो बार। ठीक है, जो कानून 1865 में जंगलों के लिए बनाए गए थे, इसमें तब्दीली लाया कितने बार, दो बार। एक पहला तब्दीली 1878 में 1878 में इसमें अमेंडमेंट लाया, चेंजिंग लाया। दूसरा 1927 में चेंजिंग लाया। अब 1878 के चेंजिंग में क्या किया, इस कानून में ये चेंज लाया कि सारे हिंदुस्तान में जितने भी जंगल हैं, अंग्रेज़ों ने उन जंगलों को तीन चीज़ में डिवाइड किया। कितने चीज़ों में डिवाइड किया, तीन चीज़ों में। 1878 में मैंने कहा कि जो 1865 में जो रूल बनाया था अंग्रेज़ों ने, उसमें दो बार चेंजिंग लाया, एक बार 1878 में, दूसरा 1927 में। अब जो 1878 में जो चेंजिंग लाया, उसमें क्या किया, हिंदुस्तान के जो टोटल फॉरेस्ट एरिया है उसको तीन चीज़ में डिवाइड किया, एक रिजर्वेट, दूसरा प्रोटेक्टेड एंड तीसरा विलेज फॉरेस्ट। ठीक है, तो अंग्रेज़ों ने इन सारे जंगलों को टोटल तीन एरियाज में डिवाइड किया। सबसे बेस्ट फॉरेस्ट जो था वो रिजर्वेट फॉरेस्ट था। सबसे अच्छा फॉरेस्ट कौन सा था, रिजर्वेट फॉरेस्ट। रिजर्वेट फॉरेस्ट, रिजर्वेट फॉरेस्ट अंग्रेज़ों की नज़र में सबसे कीमती जंगल, इसमें कोई नहीं जाएगा, इसमें सिर्फ अंग्रेज़ों को ही हक होगा, इसमें दूसरा पीपल कोई आएगा ही नहीं। किसी भी विलेजर को रिजर्वेट फॉरेस्ट में जाने की परमिशन नहीं थी। वहाँ से मतलब जो लकड़ियाँ होते हैं, फ्रूट्स रूट्स लेने की परमिशन नहीं थी। इवन कि वो अपने लिए ही क्यों ना हो, कोई भी विलेजर वहाँ पे जाने के लिए रिजर्वेट फॉरेस्ट में किसी को भी परमिशन नहीं था। हाँ, वाकई इसके बाद जो तीन टाइप में जंगल डिवाइड किए थे, रिजर्वेट फॉरेस्ट के अलावा प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट, दो और जंगल थे कस्म के, मतलब सारे जंगलों को तीन चीज़ में डिवाइड किया। सबसे जो कीमती दरख्त है उनको रिजर्वेट फॉरेस्ट का नाम डाल दिया। अंग्रेज़ों ने उसमें किसी भी हिंदुस्तानी को जाने की इजाज़त नहीं दिया। इसके अलावा प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट में सारे इंडियंस को जाने की परमिशन था। अगर किसी इंसान को, किसी भी हिंदुस्तान के विलेज पीपल को बिल्डिंग बनाना होता है या फ्यूल की ज़रूरत है, लकड़ी की ज़रूरत है जलाने के लिए, तो वो इंसान जाकर आराम से प्रोटेक्टेड या विलेज फॉरेस्ट से हासिल कर सकता है, लेकिन रिजर्वेट फॉरेस्ट में वो जा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये चेंजिंग लाया 1878 में फॉरेस्ट लॉस में। अब इसके बाद हम बताएंगे यहाँ पे हाउ वेयर द लाइव्स ऑफ पीपल अफेक्टेड, किस तरीके से जंगलों में रहने वाले इंसानों की ज़िंदगी पर असर पड़ा फॉरेस्ट लॉस का। मतलब जो ब्रिटिश ने डिफरेंट रूल्स बनाया उसका असर तो कुछ पड़ेगा ना, तो किस तरीके से लोगों के ऊपर इन लॉस का असर पड़ा। फॉरेस्टर्स एंड विलेजर्स हैड वेरी डिफरेंट आइडियाज व्हाट ए गुड फॉरेस्ट शुड लुक लाइक। Villagers wanted forest with a mixture of species to satisfy different needs, fuel, fodder, leaves. Forest department on the other hand wanted trees which were suitable for building ships or railway. They needed trees that could provide hardwood and were tall and straight.
So particular species like tick and seal were promoted and others were cut. अब देखो यहाँ पे जो फॉरेस्टर हैं और जो ब्रिटिशर हैं, मतलब फॉरेस्टर मतलब जो ब्रिटिशर हैं उनका आइडिया कुछ और था, और जो विलेजर हैं, जो कॉमन पीपल हैं, उनका आइडिया कुछ और था। इन दोनों का सोच डिफरेंट था। जो विलेजर हैं वो सोचता था कि हमें जंगल ऐसे होने चाहिए जहाँ पे हर कस्म के दरख्त पाए जाते हैं, वो दरख्त जहाँ से हमें फ्यूल मिलें जलाने के लिए, फोडर मिले खाने के लिए, लीव्स मिलें, हर कस्म के दरख्तें हर जंगल में होना चाहिए हिंदुस्तान के, ताकि जो फॉरेस्ट पीपल हैं, जो विलेजर्स हैं, उनके लिए सहूलियात हों। लेकिन मिक्सचर ऑफ स्पीशीज को ये पसंद करता था। कौन? विलेजर्स का ये आइडिया था कि जंगल ऐसे होने चाहिए जहाँ पे सारे चीज़ें साथ में मिल जाते हैं, फ्यूल का जो दरख्त है वहीं पे मिल जाएं, और इसी जंगल में खाने वाले दरख्त भी हो, इसी जंगल में लीव्स वाले दरख्त भी हों, इसी जंगल में दवाई वाले दरख्त भी हों। ठीक है, तो विलेज पीपल का जो सोच था वो ये था कि सारे चीज़ें एक ही जंगल में मिलने चाहिए। लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का सोच डिफरेंट था। अब मैंने यहाँ पे कहा कि विलेज पीपल चाहते थे कि सारे चीज़ें जंगल में मिलना चाहिए, लेकिन ब्रिटिशर का क्या सोच था? ब्रिटिशर्स कहते थे कि भाई सारे दरख्तों की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ उन दरख्तों की ज़रूरत है जिनसे हम पैसे कमा सकता है, जिनसे हम इम्पोर्टेंट लकड़ी हासिल कर सकता है। जैसे कि वो दरख्त हमें ज़रूरी हैं, वो ट्रीज़, हम सिर्फ उन ट्रीज़ को तरजीह देंगे, प्रेफरेंस देंगे जिनसे शिप्स और रेलवेज़ बनाने के लिए लकड़ी हासिल किया जा सकता है। ठीक है, और वो दरख्तें हमें ज़्यादा पसंद हैं। अंग्रेज़ों का ये कहना था कि फॉरेस्ट के रूल्स में वो ट्रीज़ हमें ज़्यादा पसंद है जिससे हार्ड वुड हासिल होते हैं, मतलब सख्त लकड़ियाँ, वेयर टाल एंड स्ट्रेट, जो लंबा हो, जो लकड़ियाँ और स्ट्रेट हों, ताकि हम आराम से उसको रेलवे ट्रैक्स पर और समुद्री जहाज़ों में इस्तेमाल कर सकें। जैसे कि टीक और साल, ये कुछ ऐसे ट्रीज़ हैं जो ब्रिटिश बहुत ज़्यादा पसंद करता था, और बाकी दरख्त ब्रिटिश को ज़्यादा पसंद नहीं था। ब्रिटिश को वो सीधे, मजबूत और इम्पोर्टेंट और कीमती और सबसे अच्छा वाला दरख्त ही पसंद था। लेकिन जो विलेजर्स था उनको सारे दरख्त पसंद थे, क्योंकि किसी न किसी दरख्त से लकड़ी आते थे, तो किसी से फ्रूट्स आते थे, किसी से शर्ब्स आते थे, किसी से हर्ब्स आते थे, किसी से मेडिसिन आते थे। तो जो लोकल पीपल्स था और इनका ब्रिटिश का जो सोच था वो डिफरेंट था। तो आज हम यहीं पे रखते हैं, नेक्स्ट हम किसी और वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।